ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वो है आयकर, इनकम टैक्स। आपके कॉमर्स के विषयों में इस विषय का बहुत ज़्यादा महत्व है और इस विषय का महत्व केवल आपकी परीक्षा तक सीमित नहीं है। परीक्षा के बाद जब आप करियर के क्षेत्र में पदार्पण करेंगे या जो लोग जॉब में रहते हुए ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उनके लिए वो जानते होंगे इस बात को कि यह सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है। आयकर न केवल विद्यार्थियों के लिए वरन समाज के हर वर्ग के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, न केवल कॉमर्स के विद्यार्थी बल्कि समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग जो किसी न किसी रूप में इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये सारी जानकारी और सामग्री बहुत उपयोगी, महत्वपूर्ण साबित होती है। लेकिन अभी हम बात करेंगे अपने विद्यार्थियों से जो इनकम टैक्स विषय के साथ बीकॉम तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। उनके लिए जो मैं ये सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, इनकम टैक्स, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक प्रत्यक्ष कर है। इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसे सीधे करदाता द्वारा सरकार को चुकाया जाता हो। आप जीएसटी भी चुकाते हैं। समाज का हर व्यक्ति जब कोई परचेज करता है या कोई कहीं से सेवा प्राप्त करता है तो उसे जीएसटी का भी भुगतान करना होता है, बट दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर में इनकम टैक्स एक प्रमुख रूप से माना जाने वाला, जाना जाने वाला कर है। इनकम टैक्स किसी भी व्यक्ति की, किसी भी हिंदू अविभाजित परिवार की, किसी भी साझेदारी फर्म की, कंपनी की आय पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स जो विषय है वो बहुत ही लोकप्रिय विषय है और इनकम टैक्स के द्वारा, आयकर के द्वारा भारत शासन की रेवेन्यू में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया जाता है, राजस्व में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है। अब हम अपने विद्यार्थियों के लिए ये बात बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स के अंतर्गत आय के 5 शीर्षक होते हैं। पहला शीर्षक होता है वेतन, जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। वेतन से आय किसको मानते हैं? वेतन से आय हम उसको मानते हैं जहां पर प्राप्त करने वाले और देने वाले के बीच कर्मचारी और मालिक का नियोक्ता का संबंध हो। माने सेवा वो प्रदान कर रहे हैं, जिसके बदले में उन्हें एक पारिश्रमिक दिया जा रहा है, वो वेतन होता है। वेतन सम्मानीय विधायकों को भी मिलता है, माननीय सांसदों को भी मिलता है, माननीय मंत्रीगण को भी मिलता है, लेकिन दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी। उसको हम वेतन से आय नहीं मानते, क्योंकि वहां पर देने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है। इसीलिए इट शुड बी वेरी क्लियर कि वेतन से मतलब होता है, वेतन से आय का आशय होता है जहां नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध हो। इस प्रकार से ये पहला शीर्षक है, इट इज फर्स्ट टाइटल ऑफ इनकम टैक्स, वेतन से आय। अब इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? वेतन से आय और इसके अंतर्गत वेतन से आय की गणना किस प्रकार की जाती है? वेतन में कर योग्य भत्ते क्या होते हैं? वेतन में आंशिक रूप से कर योग्य भत्ते क्या होते हैं और पूर्णतः कर योग्य भत्ते क्या होते हैं? कर मुक्त भत्ते क्या होते हैं? कर योग्य भत्ते क्या होते हैं? आंशिक रूप से कर योग्य भत्ते क्या होते हैं? इन सब का अध्ययन होता है। और इनकम के हिसाब से, इनकम के दृष्टिकोण से जब हम वेतन शीर्षक की बात करेंगे तो वेतन से आय नियोक्ता से प्राप्त होने वाली जो भी आय है, जो भी भुगतान है, वो प्राप्त करते हैं। रिम्बर्समेंट नहीं। मान के चलिए कि कोई कर्मचारी ऑफिस के काम से यात्रा पर जाता है, प्रवास पर जाता है, तो उसे जो यात्रा भत्ता प्राप्त होगा वो एक्चुअली उसका रिम्बर्समेंट है,
वो सैलरी की में कर योग्य नहीं होता। रिम्बर्समेंट जो होते हैं, चाहे वो चिकित्सा को लीजिए आप, पहले मैं इन चीज़ों पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। चिकित्सा को लीजिए आप, चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर जो हमें व्यय शासन से या नियोक्ता से प्राप्त होते हैं, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो रियल हैं। लेकिन अगर हर महीने चिकित्सा भत्ते मेडिकल अलाउंस के रूप में अगर कोई सरकार, अगर कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को प्रतिमाह भत्ता प्रदान करता है तो दैट इज़ टैक्सेबल, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो खर्च करता हो, उसको उसकी आवश्यकता होती हो। लेकिन रिइंबर्समेंट जो होता है वो एक एक्चुअल व्यय के आधार पर होता है। कोई कर्मचारी अस्पताल में हॉस्पिटलाइज माने हो जाता है तो उसके लिए जितने मेडिसिन या जो भी खर्च होता है उसके जब वो प्रतिपूर्ति किसी नियोक्ता द्वारा की जाती है तो दैट इज नॉट इनकम, दैट इज नॉट टैक्सेबल इनकम, उस पर कर नहीं लगता। लेकिन अगर कोई भत्ता नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है तो उसको हम शामिल करते हैं कर्मचारी के वेतन से आय में। इस प्रकार जितनी भी प्राप्तियां उसको होती हैं, और इसमें एक चीज और होती है, रिसीवेबल हो गया हो, चाहे प्राप्त हो गया हो या नहीं हुआ हो, तो भी वो उस ईयर के अंतर्गत कर योग्य होता है। आप देखिए, इसको क्लियर करने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं। आपको दो चीजें बहुत जरूरी हैं जानना। पहला, वित्तीय वर्ष क्या होता है, जिसको हम गत वर्ष भी कहते हैं। दूसरा, कर निर्धारण वर्ष क्या होता है। हर साल हम जानते हैं वित्तीय वर्ष का प्रारंभ भारत में 1 अप्रैल से होता है, जो अगले वर्ष की 31 मार्च को जाकर समाप्त होता है। जैसे वर्तमान में हम 23-24 वित्तीय वर्ष में चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से हुई है और इस वित्तीय वर्ष का अंत 31 मार्च 2024 को होगा। इसीलिए इसको संयुक्त रूप से वित्तीय वर्ष 2023-24 कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष होता है। अब इसका कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? इसका कर निर्धारण वर्ष इसका ठीक अगला वित्तीय वर्ष, मतलब 24-25, इसको हम कहेंगे। अगर कर निर्धारण वर्ष 24-25 है तो इसका मतलब उसका गत वर्ष, प्रीवियस ईयर या वित्तीय वर्ष 23-24 होगा। इसमें हमारे बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए यू मस्ट बी वेरी क्लियर। आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वित्तीय वर्ष और कर निर्धारण वर्ष क्या होता है। और आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आपकी जो जानकारी होगी वो एक्यूरेट होगी, आपकी जानकारी पूरी तरह से सही होगी। इस प्रकार से वेतन के लिए या इनकम टैक्स के किसी भी शीर्षक की आय की गणना के लिए हमको ये जरूरी होता है कि वित्तीय वर्ष और कर निर्धारण वर्ष के संबंध में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो वेतन से आय की जब हम गणना करेंगे तो वेतन के अंतर्गत जो भी करदाता को या एम्प्लॉय को किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्तियां होती हैं उन सबको क्लब किया जाता है, और उसमें से जो भत्ते पूरी तरह से कर योग्य हैं उन्हें प्लस किया जाता है, जो आंशिक रूप से कर योग्य हैं उन्हें उस सीमा तक लिया जाता है, और जो पूर्णतः कर मुक्त हैं उन्हें नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार से भत्ते भी होते हैं और अनुलाभ भी होते हैं। अनुलाभ क्या होते हैं? अनुलाभ परक्विजिट्स उसको अंग्रेजी में कहते हैं। अनुलाभ मतलब वेतन के अतिरिक्त वे सुविधाएं जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं, अनुलाभ कहा जाता है उन्हें। अनुलाभों का मूल्यांकन किया जाता है, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स। जैसे कई कंपनी अपने कर्मचारी को, अपने अधिकारी को रहने के लिए फर्निश्ड आवास उपलब्ध कराती है, तो इसका वैल्यूएशन किया जाएगा और वो वैल्यूएशन के हिसाब से करदाता की आय में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार समस्त जो प्राप्तियां हैं उन सबको जोड़ करके जो नियोक्ता द्वारा जो अपने कर्मचारी को भुगतान की गई हैं कंसर्निंग वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, उन सबको हम क्लब करेंगे, ऐड करेंगे, और उसमें से हम एडमिजिबल डिडक्शंस जो होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का पार्ट है, और कोई एचआरए का जो पार्ट है, एग्जेम्प्टेड पार्ट है, उसको हम माइनस कर देते हैं। इसके बाद फिर अन्य कोई आय, अन्य कोई वेतन से जो भी उपलब्धि है वो सब हम क्लब करते हैं, और उसमें से अगर इसमें 2 विकल्प कटौतियों के लिए, डिडक्शंस के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। अगर आप पुराने स्लैब में हैं तो उसमें 80C से लेकर के 80U तक की डिडक्शंस होती हैं, और अगर आप नए स्लैब का ऑप्ट करते हैं तो फिर उसमें आपको ये
किसी भी प्रकार की डिडक्शंस प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है। अब पुराने स्लैब की हम बात करते हैं, तो उसमें अगर आपने कोई रहने के लिए एक घर लिया हुआ है और उसको आपने फाइनेंस कराया हुआ है, आपने कहीं से ऋण प्राप्त किया हुआ है, तो उसका जो ब्याज होता है वो 2 लाख रुपए की सीमा तक कर मुक्त होता है, वो डायरेक्ट उसमें से माइनस हो जाएगा। अगर आपकी कोई अन्य शीर्षक की आय भी है तो उसको हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी वेतन के केवल जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो वेतन शीर्षक के अंतर्गत केवल आय प्राप्त करते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिर उसमें से उसके जो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो जाएगा, और इसके अलावा उसने 80C से 80U तक, मतलब इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस में, जीपीएफ में, पीपीएफ में कहीं किया हुआ है, अगर 80D में किया हुआ है, 80E में एजुकेशन लोन बच्चों के लिए लिया हुआ है, तो जो विभिन्न प्रकार की सेक्शंस हैं, 80D में मेडिकल क्लेम होता है, तो इस प्रकार से अगर उन्होंने कोई ऑप्ट की हुई हैं चीज़ें, तो पुराने स्लैब के अनुसार उन सबको माइनस करने के बाद फिर कर योग्य आय की गणना मानी जाएगी वेतन शीर्षक से। इसी क्रम में अगर पुराने स्लैब को न ऑप्ट करते हुए उनके द्वारा न्यू सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है, नए स्लैब को एडॉप्ट किया गया है, तो फिर टोटल प्रलब्धियों को जोड़ करके जितनी भी टैक्सेबल हैं और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अब इसका दूसरा शीर्षक है मकान संपत्ति से आय की गणना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत सारे लोग होते हैं समाज में जो संपत्तियों का निर्माण करा लेते हैं, फिर किराए से आय प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी आय का साधन किराया होता है, तो मकान संपत्ति से आय जो भी होती है उसको भी उसके अंतर्गत स्वीकृत कटौतियों को जो किराया मिलता है उसमें से एडमिजिबल कटौतियां कुछ होती हैं, उनको माइनस करने के पश्चात मकान संपत्ति से आय की गणना होती है। जैसे मरम्मत के लिए प्रावधान होता है निर्धारित दर पर, ये आपको करंट ईयर में आप इनकम टैक्स के जो स्टूडेंट्स हैं तो न्यू प्रोविजंस आते हैं जो अपना वित्त विधेयक के अनुसार हर साल जो बजट में प्रावधान किए जाते हैं उनको आपको अद्यतन रहना होता है। अपडेट, इसमें स्लैब्स अपडेट रेट समय काम आती हैं। तो इस प्रकार से मकान संपत्ति से आय के लिए जो एडमिजिबल डिडक्शंस हैं, स्वीकृत कटौतियां हैं, उन्हें हम माइनस करके और फिर हम मकान संपत्ति से आय की गणना को लेते हैं कि मकान संपत्ति से आय कटौतियों को घटाने के पश्चात जो होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर इसका तीसरा जो स्लैब, तीसरा टाइटल है इनकम टैक्स के अंतर्गत, इसके 5 शीर्षक हैं, जो 2 शीर्षक मैंने आपको बतलाए, एक इनकम फ्रॉम सैलरी और दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं ये इसके प्रत्येक शीर्षक के फंडास के बारे में बात कर रहा हूं, जो आधारभूत जानकारी है उसके बारे में बात कर रहा हूं। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से उसको डेप्थ में जाना होता है, उसको गहराई में जाकर के अपनी तैयारी करनी होती है, अध्ययन करना होता है। तो दूसरा जो शीर्षक हुआ वो दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा जो शीर्षक होगा जो है दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार अथवा पेशे से आय। व्यापार क्या होता है? व्यापार वो होता है जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाए, और पेशा क्या होता है? जिसमें सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाए। तो व्यापार से जब आय हम करते हैं तो इसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय, ट्रेडिंग शामिल होती है। तो इसमें जो प्राप्तियां होती हैं या जो शुद्ध लाभ होता है उसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति द्वारा, अगर किसी व्यापारी द्वारा उसमें अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रस्तुत किया गया है, असेसमेंट कराने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि इन्होंने कौन कौन सी कटौतियों को, कौन कौन से व्ययों को शामिल किया है। अगर ऐसे व्यय जिनका संबंध व्यापार से नहीं है तो वो इसमें स्वीकृत कटौती के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकते, लेकिन अगर उनका संबंध व्यापार से है तो निश्चित रूप से कटौती का प्रावधान उन पर लागू होता है। इसी क्रम में अगर उसके व्यय अपने व्यक्तिगत लाइफ से संबंधित हैं तो उनको भी स्वीकृति इसमें प्रदान नहीं की जाती है। जैसे अगर किसी व्यापारी ने आपके समक्ष, आप कंसल्टेंट हैं इनकम टैक्स के, और आपके समक्ष अगर उन्होंने प्रस्तुत किया है अपना व्यापार और लाभानी खाता, तो आप देखेंगे यदि लाभानी खाते में उसने अपने व्यक्तिगत खर्चे दिखाए हुए हैं, जैसे जीवन बीमा प्रीमियम व्यक्तिगत है, बैंक में एफडी कराई जो अपने लिए कराई है व्यक्तिगत रूप से, या पुत्री को दहेज दिया, पुत्री को गिफ्ट दी, ये सारी चीजें
इनका संबंध व्यापार से नहीं है, इसीलिए व्यापार के अंतर्गत ये कटौती योग्य आइटम नहीं है, कटौती योग्य मदें नहीं हैं। लेकिन अगर उसने कमीशन दिया है, कटौती दी है, ग्राहकों को बट्टा दिया है और ऋण पर ब्याज दिया है, जिस ऋण को लेकर के उसने अपना व्यापार का संचालन किया है, ऐसा नहीं है कि पुत्री के विवाह के लिए, बेटे के विवाह के लिए अगर उसने कोई ऋण प्राप्त किया है और उस पर वो ब्याज अदा कर रहा है तो वो दैट इज नॉट डिडक्टेबल, वो व्यापार से आय के अंतर्गत स्वीकृत कटौती नहीं होगी। तो इस प्रकार समराइज हम इसको करें तो हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी मदें हैं जिनका संबंध व्यापार से है और ऐसी कौन सी मदें हैं जिनका संबंध व्यापार से नहीं है। अगर व्यापार से संबंधित मदें हैं तो कटौती योग्य मदें हैं और व्यापार से संबंधित नहीं है तो कटौती योग्य नहीं है। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो पूंजी लाभ, दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसके शीर्षक का नाम होता है कैपिटल गेन। ये क्या होता है? अपनी संपत्तियों को, चाहे अचल संपत्ति किसी भी प्रकार की हो, क्रय विक्रय करने से जो लाभ या हानि हुआ करती है उसको हम पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया करते हैं। इसमें हम दो प्रकार की चीजें देखते हैं, एक दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन। दीर्घकालीन सामान्यतया 1 वर्ष से अधिक और कहीं किन्हीं परिस्थितियों में 3 वर्ष वाला भी नियम लागू होता है और अल्पकालीन 1 वर्ष से कम। तो इस प्रकार से दो प्रकार के लाभ होते हैं, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन पूंजी लाभ। तो इनमें भी हमको ये देखना होता है कि उन्होंने, मान के चलिए कि शेयर से लाभ अर्जित किया है, लेकिन शेयर परचेज करने के लिए अगर ऋण लिया हुआ है तो उस पर कोई ब्याज अदा किया है तो दैट इज डिडक्टेबल, वो कटौती योग्य होगा। लेकिन अगर उसने ऋण का उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया है तो उसमें कटौती प्रदान नहीं की जाएगी। इसी क्रम में अगर कोई मकान उसने या कोई लैंड उसने परचेज की है और लैंड परचेज करने पर उसको जब सेल कर दिया तो कैपिटल गेन होता हो, तो उसमें देखा जाएगा कि लैंड परचेज करने के लिए भी अगर कहीं से ऋण प्राप्त किया गया, कहीं से पैसा लिया गया, तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज भी कटौती योग्य होगा, या रजिस्ट्री के व्यय होंगे कटौती योग्य होंगे, या ब्रोकरेज कहीं दी गई हो जिनके माध्यम से खरीदा गया तो वो भी कटौती योग्य होंगे। इस प्रकार हमको केवल ये देखना होता है, सामान्य रूप से यदि मैं कहूं कि इसका संबंध कंसर्निंग आय को प्राप्त करने से है या नहीं। अगर कंसर्निंग आय प्राप्त करने से संबंध है तो नेचुरली वो डिडक्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। और फिर आपने देखा, हमने बात की इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार अथवा पेशे से आय। फिर चौथे शीर्षक के अंतर्गत हमने बात की कैपिटल गेन की, पूंजी लाभ की, और इसके बाद इन जो 4 शीर्षकों के अंतर्गत नहीं आता है वो अन्य साधनों से आय के अंतर्गत शामिल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस प्रकार से ऐसे भी व्यक्ति समाज में हो सकते हैं, होते हैं, जिनकी 5 शीर्षकों के अंतर्गत आय होती है। ऐसे भी होते हैं जिनकी 1 या 2 शीर्षक के अंतर्गत होती है। ऐसे भी होते हैं जिनकी 2 से अधिक से भी आय हो सकती है। मान के चलिए कि किसी की वेतन से भी आय है और मकान संपत्ति से आय भी है, क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल संभव है, हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करके टैक्स कैसे लगाएंगे? तो हमको प्रत्येक शीर्षक से आय की गणना अलग अलग करनी होती है। वी आर कैलकुलेटिंग इट सेपरेटली। ऐसा नहीं है सबको कंबाइन करेंगे। पहले वेतन से आय की गणना करने के लिए जो उसके प्रावधान होंगे, वेतन की आय से संबंधित प्रावधान होंगे, हम उसको अप्लाई करेंगे, वेतन से आय कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे मकान संपत्ति से। अगर मकान संपत्ति से आय भी है तो मकान संपत्ति से आय गणना करने के अपने प्रावधान हैं। उन प्रावधानों का समायोजन करते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए, बात करते हुए, सारी चीजों को समाहित करते हुए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात आएगी। फिर हम जाएंगे आगे बढ़ के इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई तीसरे सोर्स से भी, तीसरे शीर्षक से भी आय प्राप्त करता हो, पहले 2 शीर्षक से उसकी हो, तीसरे से भी हो, तो फिर हम उसकी भी विधिवत गणना करेंगे। रेगुलर सारे रेगुलेशन से अप्लाई करते हुए हम उसकी बात करेंगे। इसके बाद फिर जो अगला क्रम आएगा कैपिटल गेन का, और इसी क्रम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सारे शीर्षकों के अंतर्गत हमें ये देखना होता है कि हम संबंधित शीर्षकों के जो प्रावधान हैं उनका अध्ययन करके, उनको समाहित करके वे आय की गणना कर रहे हैं या नहीं।
हो सकता है कि किसी की 5 शीर्षकों से भी आए हो। फिर इनका सबको क्लब करके, और अगर उसने पुराने स्लैब को अडॉप्ट किया हुआ है करदाता ने, तो आवश्यक डिडक्शंस करते हुए, और अगर नहीं किया हुआ है तो सीधे उसको लेते हुए हम इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से, जिस वित्तीय वर्ष की भी बात हो रही हो, इनकम टैक्स की गणना करते हैं। फिर उसमें हम एक सरचार्ज जोड़ते हैं, 4% है वर्तमान में, उसको जोड़ करके फिर हम टोटल उसके कर दायित्व की गणना करते हैं कि इतना इनकम टैक्स आपके ऊपर हुआ। तो इस प्रकार से जो कर्मचारी कहीं सैलरी के अंतर्गत काम करते हैं, उनके नियोक्ता द्वारा उनकी आय में से प्रति माह जो वेतन भुगतान किया जाता है, उसमें से स्रोत पर कटौती की जाती है। इसको कहा जाता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। उसका दायित्व होता है नियोक्ता का। यदि नियोक्ता द्वारा निर्धारित दरों से, निर्धारित हिसाब से 12 समान किश्तों में जो इनकम टैक्स के प्रावधान हैं, अगर आयकर के लिए टीडीएस नहीं काटता है तो इसके लिए नियोक्ता ही जिम्मेदार होता है, और इसके ऊपर दंड भी रोपित होते हैं, प्रोसिक्यूशन होता है। तो इसीलिए प्रत्येक नियोक्ता कर्मचारी को जो भुगतान करता है, उसमें से वो टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसके प्रावधानों का पालन करते हुए कटौती करता है। और इसका सामान्य नियम यह है कि पिछले वर्ष के आधार पर जितना कर दायित्व आ रहा हो, वो 12 समान किश्तों में डिडक्ट किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय हो जाती है, फिर हो जाती है मकान संपत्ति के अंतर्गत, फिर व्यापार और पेशे के अंतर्गत, और इसके बाद पूंजी लाभ, और इसके बाद अन्य साधनों से आय। तो मेरा अनुरोध यह है कि हमारे प्रिय विद्यार्थियों को इनकम टैक्स विषय में बहुत रुचि के साथ अध्ययन करना चाहिए। ये पूरी तरह से जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। आपके पास अगर कोई सिंपली बीकॉम भी है और अच्छी तरह से उसने अकाउंट और इनकम टैक्स को पढ़ा हुआ है, मेहनत की हुई है, तो आप ये तय मानिए किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म में वो काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त वो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, और किसी न किसी रूप में वो काम करके अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कहा जाता है कि देयर इज़ नो स्कोप इन एनी जॉब, स्कोप लाइज इन मैन हु होल्ड्स दी जॉब। सर्वत्र स्कोप है, सभी जगह स्कोप है, बशर्ते हम उसको खोजें। मेरी शुभकामनाएं हैं। आप इनकम टैक्स का अध्ययन करिए, बहुत गहराई से अध्ययन करके इसके प्रोविजंस को देखिए, इसके जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिकल, आप लोग आजकल विद्यार्थी प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल करिए, और अपने प्रोफेसर साहिबान से या जहाँ से भी आप मदद ले सकते हो वो भी मदद लीजिए। भोज विश्वविद्यालय की कॉन्टैक्ट क्लासेज भी होती हैं, उनमें भी प्रोफेसर्स हमारे काउंसलर्स होते हैं, उनसे भी संपर्क करिए। इस प्रकार आप अपनी समस्याओं का समाधान कराते रहिए, जिज्ञासु बने रहिए इनकम टैक्स के प्रति। हमारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।